हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर। जनरली एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों को साधारण विधेयक और धन विधेयक में लेकर के बड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते कि कौन से विधेयक को संसद में किस तरीके से पूरा स्थापित किया जाता है और कैसे इनको संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इन पर स्वीकृति दी जाती है। जब हम बात करते हैं विधेयकों के संदर्भ में, तो संविधान का अनुच्छेद 107 इस बात की ओर इशारा करता है कि संसद में सदनों में किस तरीके से विधेयकों को प्रस्तुत किया जाए और उन पर किस तरीके से इसकी स्वीकृति दी जाए। अगर वहीं बात करें संविधान के आर्टिकल 108 की, तो विधेयकों के पूरा स्थापन के संदर्भ में यदि दोनों सदनों में सामंजस्य नहीं बन पाता है तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की गई है। वहीं 109 की अगर हम बात करें तो धन विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है और 110 अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में बात की गई है कि सदनों की अनुमति किन विधेयकों पर किस तरीके से अनिवार्य है, किस विधेयक पर किस सदन की अनुमति अनिवार्य है और किस विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। तो इस तरीके से हम देखते हैं संविधान में विधेयकों पर अनुमति और विधेयकों के प्रस्तुतिकरण से लेकर के अनुच्छेद 107 से लेकर के 111 के बीच में वर्णित किया गया। लेकिन इसके अलावा भी हमारे अभ्यर्थियों में ये थोड़ा सा देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी धन विधेयक और साधारण विधेयक को लेकर कन्फ्यूज होते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में कुछ प्रमुख अंतर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साधारण विधेयक क्या है और धन विधेयक क्या है। जहां हम बात करते हैं साधारण विधेयक की, तो पहले अगर हम धन विधेयक को समझ लें तो साधारण विधेयक समझना बहुत ही आसान हो जाता है। जब हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो ऐसे सभी विधेयक जो भारत की संचित निधि पर अपना प्रभाव डालते हैं या भारत के क्षेत्र में करारोपण से संबंधित होते हैं या संचित निधि के लेन देन से संबंधित होते हैं, ऐसी सभी विधेयकों को हम धन विधेयक की संज्ञा देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय राजस्व पर प्रभाव डालने वाले या संचित निधि पर प्रभाव डालने वाले समस्त विधेयकों को हम धन विधेयक की संज्ञा देते हैं। अब इसमें से कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज हम पढ़ेंगे धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वर्णित की गई है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धन विधेयकों को कहाँ परिभाषित किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयकों की परिभाषा देखने को मिलती है। वहीं अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो धन विधेयकों या वित्त विधेयकों के इतर जितने भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं वे सभी साधारण विधेयक होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं, आइए देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इन दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 107 विधेयकों के प्रस्तुत और उनके पारित करने के संदर्भ में हमको अवगत कराता है। तो यह कहा जा सकता है कि साधारण विधेयक यदि कोई है तो उस विधेयक को या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों सदनों में से किसी सदन में पूरा स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं धन विधेयक की, तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। जब धन विधेयक, या हम ये कह सकते हैं जब कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले इस बात की पुष्टि करता है कि वह विधेयक की प्रवृत्ति कैसी है, वह विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी विधेयक पर उसकी जांच कौन करता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। तो जब विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष का प्रथम दायित्व होता है कि वो उस विधेयक की जांच करे और उसकी पुष्टि करे कि वह विधेयक साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। अगर वह धन विधेयक है तो वह सिर्फ लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अगर वो साधारण विधेयक है तो उसे राज्यसभा में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। वहीं साधारण विधेयक अगर यदि कोई है तो वो चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। अगर अगले अंतर की बात करें तो साधारण विधेयक या तो मंत्री या तो गैर सरकारी सदस्य
कोई भी पुनर्स्थापित कर सकता है। यानी संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो कोई मंत्री हो या कोई अन्य सदस्य हो, इस विधेयक को ला सकता है। यानी साधारण विधेयक किसी भी संसद के सदस्य के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ मंत्री के द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यानी धन विधेयक संसद के अन्य किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर हम अगले अंतर की बात करें तो यह बिना राष्ट्रपति की संसद के पुनर्स्थापित होता है। यानी साधारण विधेयक पर हम ये कह सकते हैं, साधारण विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति अनिवार्य नहीं होती है। यानी आप ऐसे ही किसी भी विधेयक को, अगर वो साधारण विधेयक है तो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर बात धन विधेयक की होती है तो इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि धन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेनी अनिवार्य रहती, तो धन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, उसकी संस्तुति अनिवार्य है। और राष्ट्रपति की जो प्रथम संस्तुति होती है धन विधेयक पर, वही राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति भी मान ली जाती है। और इसी वजह से धन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत करना अनिवार्य हो जाता है। यानी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता। आगे हम इसी बिंदु में पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यह बिना, यानी साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुनर्स्थापित किया जाता है। वहीं अगर धन विधेयक है तो इसे राष्ट्रपति की संस्तुति करना अनिवार्य है। अगर हम बात करें तो इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है या इसको अस्वीकृत भी किया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक पर जितना लोकसभा का अधिकार होता है उतना ही राज्यसभा का भी अधिकार होता है। अगर कोई विधेयक लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो राज्यसभा भी इस पर अस्वीकृति के लिए अनुमोदन कर सकती है या उसमें संशोधन करने के लिए अनुमोदित कर सकती है। अगर यहीं पर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता। यानी इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या उस पर अस्वीकृति नहीं दे सकती। केवल धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों के लिए रोक सकती है। राज्यसभा उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। हाँ, संशोधन करने का विचार प्रस्तुत कर सकती है, परंतु ये विचार मानना और ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धन विधेयक केवल राज्यसभा अपने पास 14 दिनों के लिए रोक सकती है, क्योंकि 14 दिनों के लिए राज्यसभा को समय दिया जाता है विचार विमर्श करने के लिए। तो 14 दिनों के लिए धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा रोका जा सकता है, परंतु उस पर अस्वीकृति नहीं दी जा सकती। अगर आगे हम बात करें साधारण विधेयक की तो इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। चूंकि संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का समय होना चाहिए। सत्र सत्रावसान और विघटन आर्टिकल जब हम 85 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा मिलता है कि संसद के सदनों की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। यानी दोनों के बीच सत्रावसान की जो अवधि है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। इस वजह से जब तक राज्यसभा अस्तित्व में नहीं आती, राज्यसभा इस साधारण विधेयक पर निर्णय नहीं दे देती, तब तक उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जाता। तो हम ये कह सकते हैं इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। लेकिन जब वही धन विधेयक होता है तो धन विधेयक पर सिर्फ लोकसभा का अधिकार होता है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसलिए इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। 14 दिनों के बाद राज्यसभा लोकसभा को लौटाना पड़ता है, या तो राज्यसभा यदि 14 दिन के भीतर उस विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती और वो विधेयक धन विधेयक है तो लोकसभा इसे ऐसे ही राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन रोक सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है, तो अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। वहीं साधारण विधेयक की अगर बात करें तो किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकती है। अगर हम बात करें इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई साधारण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो उसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति नहीं होती। लेकिन वहीं अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक पर सबसे पहले अध्यक्ष निर्णय लेता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। अगर वह धन विधेयक है तो लोकसभा के द्वारा बहुमत से पास कराने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और ये लोकसभा अध्यक्ष की प्रमाणन के बाद होता है, उसकी अनुमति के बाद होता है। तो धन विधेयक पर अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है, जबकि साधारण विधेयक पर राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। अगली विशेषता की अगर हम बात करें
तो दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी अगर कोई साधारण विधेयक है तो जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाएगा तभी उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। असहमति की अवस्था में अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई विधेयक को कानून बनाना अनिवार्य है, किसी विधेयक पर कानून बनाना अनिवार्य है या उस विधेयक का संसद के द्वारा पास होना अनिवार्य है, बार बार वह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है परंतु किसी कारण से दोनों सदनों में सामंजस्य न बन पाने के कारण ये विधेयक असफल हो जा रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। तो इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और यदि किसी सदन में असहमति की अवस्था होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक के लिए आर्टिकल 108 है संविधान का, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत कर सकता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। यानी राज्यसभा इसे 14 दिन के लिए सिर्फ रोक सकता है। धन विधेयक पर लोकसभा की अनुमति अनिवार्य है, इसलिए लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों की सहमति असहमति का कोई अवसर नहीं होता। यानी इसमें असहमति का कोई अवसर नहीं होता कि दोनों सदनों में तालमेल ना बन पाने के कारण अगर असहमति बन रही, राज्यसभा अगर अस्वीकृत कर देता है, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता है। इस वजह से सिर्फ 14 दिन के बाद लोकसभा उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और इसलिए इस विधेयक के लिए, धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो हम ये कह सकते हैं धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं। वहीं साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है परंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर आगे हम बात करें तो इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यानी यदि साधारण विधेयक किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह लोकसभा में अस्वीकृत हो जाता है, क्योंकि लोकसभा जो होती है भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन होता है और इस वजह से इस सदन से यदि कोई साधारण विधेयक असफल होता है और वह विधेयक किसी मंत्री के द्वारा स्थापित किया गया है, पूरा स्थापित किया गया है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़े, देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने स्थापित किया है, पूरा स्थापित किया है तब। यानी हमें कह सकते हैं अगर कोई साधारण विधेयक किसी मंत्री के द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है और लोकसभा में उसे अस्वीकृत हो जाता है या उसको सहमति नहीं मिलती है तो ऐसे में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है, अनिवार्य नहीं है। अगर हम बात करें वही धन विधेयक की तो लोकसभा से अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। यानी अगर कोई धन विधेयक लोकसभा से असहमत हो जाता है, अस्वीकृत हो जाता है, तो ऐसे में सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। अगले अगर बिंदु की बात करें तो इसे राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत, पारित या पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। यानी यदि कोई विधेयक साधारण विधेयक है तो उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटा सकता है। ये राष्ट्रपति के शक्तियों के अंतर्गत आता है कि विधेयकों पर वो अपनी स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है या उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकृत, पारित या पुनर्विचार के लिए इसको सदन को वापस भेजा जा सकता है साधारण विधेयक के संदर्भ में। परंतु वहीं जब बात धन विधेयक की आती है तो इसे अस्वीकृत या पारित किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति इसे अस्वीकृत कर सकता है, पारित कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए इसे सदनों को वापस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरा स्थापित किया जाता है। यानी ये जो विधेयक है, धन विधेयक जो है, वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसी वजह से राष्ट्रपति की जो पूर्व अनुमति होती है उसी को राष्ट्रपति की अनुमति मान ली जाती है और इसी वजह से धन विधेयक को सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से हमने अध्ययन किया साधारण विधेयक और धन विधेयक में जो अंतर थे, प्रमुख अंतर थे। हम पुनः एक बार अगर बात करें तो विधायी प्रक्रिया के बारे में संविधान में आर्टिकल 107 से 111 के बीच में वर्णन किया गया है। 107 में विधेयकों के प्रस्तुति और उन पर अनुमति के बारे में बात की गई है। अगर वहीं 108 की बात करें
तो सदनों में असहमति के अवस्था में, किसी विधेयक की असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की गई है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में। वहीं अगर 109 आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा देखने को मिलती, 111 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं धन विधेयक और साधारण विधेयक में प्रमुख अंतर के, तो साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। इसे मंत्री और गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा भी लाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं होती। इसे राष्ट्रपति अस्वीकृत, पारित या पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। राज्यसभा इसे 6 माह के लिए अपने पास रोक सकती है और राज्यसभा के द्वारा इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अगर हम वही धन विधेयक की बात करते हैं तो इसे सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, सरकारी सदस्य या मंत्री के द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके पुनर्स्थापन से पहले राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। राज्यसभा सिर्फ इसे 14 दिन के लिए रोक सकता है। इसमें कोई भी अस्वीकृति या संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा के पास नहीं होता है। लोकसभा में अस्वीकृत हो जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर हम राष्ट्रपति के अनुमोदन की बात करें तो राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर सकता है, पारित कर सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए इसको सदनों को वापस नहीं कर सकता है। तो ये थी विशेषता हमारी साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर की और विधेयकों के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम अन्य विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिएगा दिशा एकेडमी के साथ। धन्यवाद।